अभी मेरे हाथ में एक पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम है परती परी कथा। इस पुस्तक के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इस पुस्तक को यानी कि इस उपन्यास को मैंने पिछले 2 महीनों में पढ़ा है। हालांकि इस उपन्यास को इससे कम समय में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि जब कोई अच्छी पुस्तक आपके हाथ में हो, पढ़ने लायक हो, और जब कोई नामचीन पुस्तक हो और उसके लेखक भी नामचीन हो, तो उसको पर्याप्त समय देके ही पढ़ना चाहिए। ना केवल इसमें उसकी कहानी को पढ़नी चाहिए, ना केवल भाव को समझना चाहिए, बल्कि उसकी भाषा को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। वाक्य विन्यास कैसे तैयार होता है, उसमें भाषा की सुंदरता कैसे उभर के आती है, लेखक का मंतव्य क्या है, जिस परिवेश में लिखा गया है यह उपन्यास या जिस परिवेश की कहानी कही गई है उस परिवेश का समाज कैसा रहा होगा, लेखक की उस समय की सोच कैसी रही होगी, इन सब सारे पहलुओं को समझने का प्रयास करना चाहिए एक पाठक को। क्योंकि साहित्य और उपन्यास केवल इतने भर नहीं है, एक पूरे जमात की, एक पूरे कालखंड की कथा और मानसिकता को बतलाता है। तो मैंने इस पुस्तक को पढ़ने में लगभग 2 महीने का समय दिया और मुझे लगता है मैंने समझने की भरसक कोशिश की है। तो उसी पुस्तक के ऊपर अभी मैं एक छोटी सी चर्चा करने जा रहा हूँ। फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई यह पुस्तक या उपन्यास एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उस उपन्यास को कहते हैं जो किसी एक खास अंचल के ऊपर लिखी गई है किताब या कहानी लिखी जाती है। यह पुस्तक पूर्णिया जिले में कोसी नदी की बाढ़ की विभीषिका तथा उसके बदलते जाते धाराओं के चलते उस समाज पर क्या असर पड़ा होगा या पड़ता था, उसके ऊपर यह कहानी लिखी गई है। फणीश्वर नाथ रेणु स्वयं पूर्णिया के रहने वाले थे और उन्होंने कोसी नदी की बाढ़ की विभीषिका को बड़े नज़दीक से देखा है। तो उस विभीषिका के चलते वहाँ के लोगों की संघर्ष कैसा है उसको उन्होंने जिया होगा, उसको उसके संघर्षों को लोगों को करते हुए देखा होगा और उसके ऊपर उन्होंने कहानी लिखी है। तो यह कहानी बहुत ही मूल्यवान कहानी है और साहित्य के नज़रिए से भी यह एक मूल्यवान निधि है। पूर्णिया जिले के आसपास एक बहुत बड़ा परती जमीन का एक क्षेत्र है जो कोसी नदी की बाढ़ की विभीषिका के चलते या फिर कोसी नदी की धारा बदल लेने के चलते बहुत बड़ा एक परती का क्षेत्र है, जो उस समय के हिसाब से आज़ादी के आसपास जमींदारी प्रथा खत्म हो जाने के बाद उसको बंजर डिक्लेयर कर दिया गया था और यह बंजर 100 साल से या 200 सालों से ऐसे ही चला आ रहा था। जमींदारी प्रथा के अंतर्गत उसके ऊपर कभी किसी ने ध्यान न दिया होगा, लेकिन जमींदारी प्रथा खत्म हो जाने के बाद आज़ादी के समय एक जमींदार के पुत्र जो कि एक कला मर्मज्ञ भी था, साहित्य का भी मर्मज्ञ था और समाज में रुचि रखने वाला व्यक्ति था, पढ़ लिख कर अपने गांव वापस आता है और इस परती पर वह ध्यान देता है कि क्यों ना इसका उद्धार किया जाए, क्योंकि इससे कई गांव के लोगों का, कई हजार लोगों का जीवन यापन इससे प्रभावित हो रहा था। तो उसकी भूमि को वह सर्वेक्षण करवाता है भूमि विशेषज्ञों द्वारा और पता चलता है कि यह भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं है, यह भूमि बहुत उर्वर भूमि है, इसके ऊपर खेती की जा सकती है। लेकिन पहले के शासन के द्वारा इस पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते यह परती के रूप में चला आ रहा था और नदी की धारा बदल लेने के चलते यहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसके चलते सिंचाई के अभाव के चलते यहाँ पे खेती कृषि नहीं किया जाता होगा और कुछ जानवर यहाँ पे चरते होंगे और दूर दूर तक जहाँ जहाँ नजरें जाती थी दूर दूर तक बियाबान और बंजर परती नजर आती थी। तो जमींदार के उस पुत्र ने इस पर ध्यान दिया और जब बात समझ में आई कि नहीं यह परती उर्वर परती है, तो उसके प्रयासों से और सरकार के पहल से इस पर कुछ विशेष परियोजना चलाई जाने लगी। तो गांव वासियों में खुशी की लहर भी दौड़ी और उनको रोजगार भी मिलना सुनिश्चित हुआ, उनकी आमदनी भी सुनिश्चित हुई। लेकिन कहानी केवल इतनी नहीं है, इसकी पृष्ठभूमि में उस गांव की या उस अंचल की पृष्ठभूमि में बहुत बढ़िया एक ग्रामीण स्तर की राजनीति भी चलती है जो पढ़ने में इस कहानी को रुचिकर बनाती है।
जैसा कि हम लोग देखते हैं गाँवों में एक बहुत ही छोटी या संकीर्ण मानसिकता वाली, संकीर्ण विचारों वाली एक राजनीति चलती है, जिसमें जातीयता हावी है, जिसमें संप्रदायवाद हावी है, और उसके बीच से एक स्वस्थ सोच निकलती है। तो इस चीज़ को भी इस उपन्यास में पढ़ने में आनंददायक रूप से यह चीज़ भी मददगार साबित होती है। इसके अलावा समाज में जैसा कि जाति पाति आज भी मौजूद है, धर्म का रूप भी मौजूद है, तो धार्मिक भावना या फिर जातिवाद, इन चीज़ों के ऊपर भी फणीश्वरनाथ रेणु ने इस किताब में पर्याप्त वर्णन किया है। भाषाई कौशल तो है ही इस किताब में, लेकिन जातिवाद के बारे में, वर्णवाद के बारे में, धर्मवाद के बारे में भी इस किताब में वर्णन किया है। जैसे एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ कि आज भी हमारे गाँव में या शहरों को छोड़कर खास के गाँव में जब एक सवर्ण जाति का लड़का एक दलित जाति के लड़की से शादी कर लेता है, तो उसको गांव में रहने नहीं दिया जाता है उस समाज के द्वारा। उसको कहीं और दूर जाके शरण लेना पड़ता है अपने जीवन जीने के लिए, क्योंकि हमारा समाज आज भी संकुचित, इस मामले में संकुचित मानसिकता वाला है। तो इस किताब में एक जिक्र मिलता है जब सवर्ण जाति का लड़का एक दलित जाति के लड़की से, जो कि शिक्षिका है उसी गाँव में, उससे शादी कर लेता है, तो उसको मजबूरन अपनी सुरक्षा के ख्याल से या अपने इज्जत के ख्याल से दूर कहीं जाके मजबूरन शरण लेना पड़ता है और वहीं वह जीवन यापन करता है। और कुल मिलाकर दोनों परिवारों के लोग उन दोनों बच्चों को पूरी तरह से विस्मित कर देते हैं, त्याग देते हैं। तो इन भावनाओं को भी इस किताब में शब्दों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से पढ़ने में बड़ा ही रुचिकर लगता है। साथ में हमें यह समझ में आता है कि 50 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ था, जमींदारी प्रथा खत्म हुई थी, तो कैसी भावना थी, और आज़ादी के बाद लगभग 50 या 70 सालों बाद भी आज हमारा गांव या हमारा कस्बा उन भावनाओं से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाया है। तो ये सब चीज़ें हैं इस उपन्यास में, परती परी कथा में वर्णित है। और यह किताब पढ़ के सचमुच बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भाषा सीखने को मिलता है, कहानी सीखने को मिलता है, समाज का जो विचारधारा है वह सीखने को मिलता है। साथ में इसके अलावा कुल मिला के हमारी एक सोच मजबूत होती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है। तो जिन्हें साहित्य में पढ़ने की रुचि है यह किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन अंत में एक बात जोड़ दूं, कहानी बीच में थोड़ी सी उलझाऊ हुई है, तो एक जो सामान्य पाठक नहीं है हिंदी का, वह हो सकता है आधा कहानी पढ़ के, आधा उपन्यास पढ़ के चलता कर जाए या भाग जाए। लेकिन जो असली हिंदी का पाठक होगा इस उपन्यास को जरूर पढ़ेगा। बीच में थोड़ी बहुत उलझाऊ है यह कहानी, तो उलझाऊ के बीच में पढ़ते हुए भी वह रास्ता निकालते हुए आगे पढ़ेगा और उसको समझ में आएगा कि सच में यह किताब एक अच्छी किताब है, मूल्यवान किताब है, नामचीन किताब है। और फणीश्वरनाथ रेणु की और भी कहानियां हैं जैसे मैला आंचल, उनको भी पढ़ी जा सकती है। जय हिंद।